हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है जिन स्टूडेंट्स ने बीए प्रोग्राम थर्ड सेमेस्टर में हिस्ट्री सब्जेक्ट को चूज़ किया था। तो हिस्ट्री सब्जेक्ट के अंदर उन्हें एक बुक पढ़नी होती है जिसका नाम है भारत का इतिहास 1200 से 1550 तक। तो आज की ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम इस बुक के सिलेबस एंड इसके अलावा इस बुक के टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। एंड इसके अलावा हम जानेंगे हमें अपने आंसर्स को एग्ज़ाम में किस तरह से प्रेजेंट करना है सो दैट हम अपने एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स गेट कर पाएँ। एंड एज यू नो, हम अपनी वीडियो में आपको सिर्फ और सिर्फ इम्पोर्टेंट कंटेंट ही पढ़ाते हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, बेसिकली जिन टॉपिक्स से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसके सिलेबस के बारे में। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर चेक कर सकते हो, इसके सिलेबस में आपको टोटल 7 यूनिट्स पढ़नी है। तो चलिए एक एक करके हर एक यूनिट को थोड़ा सा और डिटेल में समझ लेते हैं। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं यूनिट नंबर फर्स्ट के बारे में। तो यूनिट नंबर फर्स्ट का नाम है दिल्ली सल्तनत की नींव, विस्तार और सुदृढ़ीकरण। तो अगर मैं इस वीडियो को, इस यूनिट का एक पूरा कंक्लूजन बताऊं, इस पूरी यूनिट में आपको क्या जानने को मिलेगा, यानी आपको किन टॉपिक्स को अच्छे से कवर अप करना है जिससे कि आपके इस यूनिट से एग्जाम में अगर क्वेश्चन बनते हैं तो आप उनका आंसर इजीली दे पाओगे। यानी मैं आपको बताना चाहता हूँ इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में और टॉपिक्स के बारे में जो कि आपको इस यूनिट में जानने को मिलेंगे। तो इसके अंदर बेसिकली आपको एकता प्रणाली के बारे में समझना है। आखिर एकता प्रणाली होती क्या है, इसकी कार्य प्रणाली क्या है, इसका विकास कैसे हुआ और इसकी विशेषताएं क्या है। अगर आपने इन टॉपिक्स को अच्छे से कवर अप कर लिया तो इस यूनिट से जिस भी टाइप का क्वेश्चन बनेगा आप उसका आंसर इजीली दे पाओगे। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं इसके अभी तक एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए, जो क्वेश्चन बने हैं उनकी तरफ बात कर लेते हैं। जैसा कि आप चेक कर पाओगे, इसमें आपके जो क्वेश्चन बने अभी तक, एकता व्यवस्था की कार्य प्रणाली की विवेचना कीजिए। अब यही क्वेश्चन और किस किस लैंग्वेज में आपसे पूछा गया है चेक कर लेते हैं। सल्तनत कालीन एकता प्रणाली की कार्यविधि का परीक्षण कीजिए। दिल्ली सुल्तानों के अधीन एकता प्रणाली का विश्लेषण कीजिए। अगर मैं आपको बताऊं एकता प्रणाली क्या थी, एकता प्रणाली का मतलब था बेसिकली शक्तियों का बंटवारा यानी विकेंद्रीकरण। और इसमें आपसे और किस किस टाइप से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है आप चेक कर सकते हो। सल्तनत शासन में एकता प्रणाली के ने किस प्रकार राजनैतिक और आर्थिक विकेंद्रीकरण का मार्ग प्रशस्त किया, यानी किस तरीके से शक्तियों का है वो अलग अलग लेवल पर बंटवारा किया, इसके बारे में आपको बेसिकली समझना है। एंड अगर आप इन सभी क्वेश्चन को पढ़ोगे तो आप एक कंक्लूजन पर पहुंचोगे। मैंने इन सभी क्वेश्चन के जो कीवर्ड्स हैं वो यहाँ पर मेंशन कर रखे हैं, आपको बेसिकली इन कीवर्ड्स को अच्छे से समझ लेना है। तो इस टाइप से अभी तक आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए। तो इस यूनिट से बेसिकली आपसे 2 टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये मैंने आपको पहले टाइप का क्वेश्चन बताया था। तो चलिए हम बात कर लेते हैं सेकंड टाइप का जो क्वेश्चन इस यूनिट से बनता है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। एंड मैं आपको बताना चाहता हूँ इनके लैंग्वेज अलग अलग तरीके से आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, लेकिन आंसर जो हमारा होता है वो हमेशा सेम होता है। ये अलग अलग लैंग्वेज में आपको कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन पूछे जाते हैं लेकिन आंसर हमेशा सेम होता है। तो चलिए हम बात कर लेते हैं सेकंड टाइप का जो क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में इस यूनिट से बनता है, जिसमें हमसे पूछा जाता है बेसिकली एकता प्रणाली के विकास के बारे में, यानी एकता प्रणाली को किसने स्टार्ट किया एंड अलग अलग सुल्तानों के अधीन एकता प्रणाली में क्या क्या चेंजेस हुए, क्या क्या बदलाव आए, उनके बारे में बेसिकली हमें इस क्वेश्चन में बताना होता है। तो चलिए देख लेते हैं एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके से पूछे गए हैं अभी तक। दिल्ली के विभिन्न सुल्तानों के समय में एकता प्रणाली के विकास का विवरण कीजिए। अब यही क्वेश्चन और किस किस टाइप से पूछा जाता है। सुल्तानों के अधीन एकता व्यवस्था के विकास और विभिन्न चरणों का विवेचन कीजिए। तो अगर आप इन सभी क्वेश्चन को पढ़ोगे तो इससे आपको एक कंक्लूजन मिलेगा। इसमें बेसिकली हमें बताना है सुल्तानों के अधीन एकता प्रणाली के विकास के बारे में हमें बताना है, यानी एकता प्रणाली स्टार्ट कैसे हुई थी और अलग अलग सुल्तानों के समय में इसका किस तरीके से विकास हुआ और किस तरीके से इसमें चेंजेस आए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। एंड इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहता हूँ अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, क्योंकि जब आप वीडियो को लाइक करते हो तो हमें मोटिवेशन मिलता है ऐसी और बहुत सी वीडियोस को बनाने के लिए। एंड जब आप इसे शेयर करते हो तो जैसे कि आपको पता ही है नॉलेज बांटने से बढ़ती है। एंड जब आप इसमें कमेंट करते हो तो हमें पता चलता है कि हम अपनी वीडियो में और क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने आंसर की तरफ
कि हमें अपने आंसर को एग्जाम में किस तरह से प्रेजेंट करना है। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं टाइप नंबर 1, जो पहला आपसे क्वेश्चन पूछा गया था उसके बारे में। बेसिकली एकता प्रणाली होती क्या है एंड उसकी विशेषताओं के बारे में चर्चा करेंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको अपने एग्जाम में किस तरह से प्रेजेंट करना है उसका एक स्ट्रक्चर आप चेक कर सकते हो। इसमें बेसिकली जब आप अपना आंसर प्रेजेंट करोगे तो उसमें आपको कुछ पॉइंट्स होते हैं जिन्हें आपको फॉलो करना होता है। सबसे पहले आपको उसका एक इंट्रो देना होता है। जब आप किसी भी टाइप का आंसर फ्रेम करोगे आप एक इंट्रोडक्शन दीजिए, आखिर वो चीज़ होती क्या है। एंड अगर आपके पास फ्लो चार्ट है तो आप फ्लो चार्ट को जरूर से बनाइए। फ्लो चार्ट होते हैं जैसे आपके पास ये टॉपिक्स हैं, जैसे कि मैंने इस इमेज में बता रखा है, इस तरीके से ड्राइंग के रूप में फ्लो चार्ट बनाइए, जिससे जो एग्जामिनर होता है उस पर काफ़ी ज़्यादा अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। एंड एट द एंड आपको कंक्लूजन जरूर से लिखना है। समटाइम्स मैं अपनी वीडियो में कंक्लूजन नहीं लिखता, और अगर आपको कंक्लूजन ना समझ में आए कि हमें कंक्लूजन में क्या लिखना है, यानी निष्कर्ष में क्या लिखना है, तो बेसिकली आप उसमें एक सिंपल सी लाइन होती है, आप लिख सकते हो ऊपर लिखे सभी बिंदु, उसके बाद क्वेश्चन की लाइन, एकता प्रणाली की विशेषताओं को बताते हैं। इस तरीके से आप लिख सकते हो कंक्लूजन में। तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर किस तरीके से फ्रेम करना है अपने एग्जाम में चेक कर लेते हैं। सबसे पहले हमें बेसिकली इंट्रो देना है, यानी एकता प्रणाली होती क्या है, इसका अर्थ क्या है, उसके बारे में हम समझेंगे। इसके बाद हम जानेंगे एकता प्रणाली के कार्यविधि, कार्य प्रणाली यानी उसकी विशेषताओं के बारे में, एंड एकता प्रणाली के क्या परिणाम थे। अगर हम परिणाम की बात करें तो उसके दो टाइप से हम बता सकते हैं, कुछ होते हैं सकारात्मक परिणाम और कुछ होते हैं नकारात्मक परिणाम। और समटाइम्स आपके एग्जाम में इसके महत्व के बारे में भी पूछा जाता है। तो एकता प्रणाली की क्या महत्व है, तो यानी ये इसके सकारात्मक परिणाम के बारे में ही आपसे पूछ रहा है। तो इस तरीके से आपको अपना जो आंसर है उसे एग्जाम में फ्रेम करना होता है। तो चलिए इसे थोड़ा सा और डिटेल में समझ लेते हैं। तो अगर मैं आपको बताऊं आखिर एकता का अर्थ क्या है, एकता का मतलब होता है जमीन का एक टुकड़ा। तो देखिए अब ये एकता प्रणाली क्या होती है, इसको थोड़ा सा और डिटेल में समझ लेते हैं। मैं आपको कोशिश करूंगा आपको याद करने की जरूरत ना पड़े, जो मैं आपको स्टोरी टाइप में आपको बता रहा हूँ उस तरीके से आपको डायरेक्ट याद हो जाए। देखिए एकता प्रणाली क्या होती है, एकता प्रणाली में जो सुल्तान होता है, जो राजा होता है, वो क्या करता है, अपने जो सैनिक होते हैं, यानी सैनिक को कमांडर कहते हैं, जो सैनिक कमांडर होते हैं उनको वेतन के बदले, यानी कि जो सुल्तान है वो इन्हें कैश नहीं देता, पैसे नहीं देता, उसके बदले अपने राज्य का एक छोटा सा एरिया दे देता है, एक छोटा सा जमीन का टुकड़ा दे देता है अपने कमांडर को। एंड ये इसे वहां पे तैनात कर देता है, छोटा सा एरिया दे दिया, वहां पर तैनात कर दिया। और अब सैनिक कमांडर का क्या कर्तव्य होता है, वो इस एरिया से बेसिकली टैक्स वसूलेगा, टैक्स लेगा, और टैक्स का एक भाग सुल्तान के खजाने में देगा, और बाकी जो टैक्स का भाग जो बच गया है, जो इसके पास टैक्स है, वो इस एरिया के इम्प्रूवमेंट में इन्वेस्ट करेगा और अपने सैनिकों के नियुक्ति में जो जितने भी जो इसके सैनिक होंगे उन पे खर्च करेगा। एंड इसके अलावा ये जो कमांडर है ये सिर्फ इस एरिया का एक अस्थायी स्वामी है, यानी कि ये परमानेंट नहीं है, ये इस एरिया का टेम्परेरी बेसिस पे जो सुल्तान होते हैं वो अपने सैनिक कमांडर को उस एरिया का टुकड़ा देते हैं। जैसे कि बेसिकली इनका वर्क क्या होता है, टैक्स को कलेक्ट करना। तो आई होप आपको इमेज के थ्रू मैंने एकता प्रणाली को समझाया तो वो आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। और अगर आपको एकता प्रणाली जो मैंने इमेज के थ्रू समझाने की कोशिश की है, अगर वो आपको अच्छे से समझ में आ गया तो आप इसके अंदर की लाइंस को अपने वर्ड्स में भी बना सकते हो। और अगर आप इसमें चेक करोगे तो मैंने आपको जो समझाया है वही इसमें मैंने मेंशन किया है। दिल्ली सल्तनत में जो एकता प्रणाली थी उसमें क्या था, जमीन और राजस्व यानी टैक्स को वसूल करने का एक खास व्यवस्था था, जिसके अंदर क्या था, जो सुल्तान था वो अपने सैनिक कमांडर को एक जमीन का टुकड़ा देता था, और जो सैनिक कमांडर था वो उस टुकड़े में से एक भाग सुल्तान के खजाने में जमा करता, और बाकी जो शेष जो टैक्स बच गया है उससे उस एरिया का इम्प्रूवमेंट करता, एंड इसके अलावा अपने सैनिकों पर खर्च करता। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं एकता प्रणाली के विशेषताओं के बारे में, उसकी कार्य प्रणाली के बारे में। तो बेसिकली जो मैंने आपको ये स्टोरी बताई थी, जिस तरीके से मैंने इमेज के थ्रू आपको समझाने की कोशिश की है, अब उसी को इसकी विशेषताओं में हम किस तरीके से पॉइंट वाइज डिफाइन करेंगे चेक कर लेते हैं। सबसे पहले पहला पॉइंट है भूमि का अनुदान। अब इसमें क्या होता था, इस प्रणाली में सुल्तान अपने सैनिक कमांडर से एकता यानी एक जमीन का टुकड़ा देते थे, और सैनिक कमांडर क्या करते थे, वहां से टैक्स वसूलने का काम करते थे। नेक्स्ट पॉइंट है राजस्व संग्रह। राजस्व संग्रह का मतलब होता है टैक्स को वसूल करना। अब उस एरिया से क्या करते थे, इनका क्या कर्तव्य होता था, उस एरिया से टैक्स को कलेक्ट करना, एंड उसका एक भाग सुल्तान के खजाने में जमा करना, और बाकी जो बच गया वो अपने सैनिकों पे खर्च करना,
उसके प्रशासन चलाने के लिए उसमें खर्च करना, सैनिकों की भर्ती और उस एरिया के इम्प्रूवमेंट में खर्च करना। एंड इसके अलावा हमें एक बात समझना इसमें और ज़रूरी है कि जितने भी जो कमांडो होते थे यानी जो इक़्तिदार होते थे, ये उस एरिया के अस्थायी अधिकारी होते थे। एंड कई बार ये जो इक़्तिदार थे ये अपने आप को उस एरिया का सुल्तान यानी राजा मानने लगते थे, जो कि इस व्यवस्था की बाद में कमी साबित हुई। अस्थायी अधिकार, इक़्तिदार जमीन के मालिक नहीं होते थे। इक़्तिदार का जो कर्तव्य था वो उस भूमि से राजस्व कर को एकत्रित करना था, यानी कि उनका काम क्या था, बेसिकली टैक्स को वसूलना, और वो भूमि के यानी उस राज्य के स्वामी नहीं होते थे। तो चलिए इसे थोड़ा सा और डिटेल में समझ लेते हैं आगे, और हमें अपने आंसर को किस तरीके से फ्रेम करना है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं एकता प्रणाली के सकारात्मक परिणामों के बारे में, यानी बेसिकली इसके महत्व के बारे में। तो हमें अपने इसके महत्व के बारे में किस तरीके से डिफाइन करना है, इसे हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि आप चेक कर सकते हो, मैंने इसे फ्लो चार्ट में प्रेजेंट करने की कोशिश की है। तो अगर आप ऐसे अपने एग्जाम में प्रेजेंट करोगे फ्लो चार्ट के थ्रू तो आपको अच्छे मार्क्स मिल सकेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसके आर्थिक शासन में एकता प्रणाली का क्या महत्व रहा, और उसके बाद हम बात करेंगे सैनिक शासन में एकता प्रणाली का महत्व। तो बेसिकली ये जो एकता प्रणाली थी इससे राजस्व व्यवस्था का कौशल प्रबंधन हुआ, यानी अब जो राजा है वो अकेले, उसका बहुत बड़ा साम्राज्य होता था, तो अकेले जो टैक्स कलेक्शन करना उस टाइम काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था। तो इसने क्या किया, हर एक छोटे छोटे एरिया को अपने कमांडर को दे दिया और उसे वहाँ पे नियुक्त कर दिया कि उस एरिया से जो टैक्स कलेक्शन का वर्क वो करेंगे, और जितना भी जो टैक्स कलेक्शन होगा उसका एक भाग, एक पार्ट किसके पास जाएगा, सुल्तान के पास जाएगा, और जो शेष बच गया है वो उस एरिया के इम्प्रूवमेंट में होगा, और उस एरिया में जो सैनिक भर्ती हो रहे हैं उनको दिया जाएगा। एंड इसके साथ ही ग्रामीण अर्थव्यवस्था का विकास हुआ। अब उस एरिया का जो इक़्तिदार था उसने उस एरिया में इन्वेस्ट किया, उस एरिया के सड़कों और बाकी जो सिंचाई की व्यवस्था है उसमें उन्होंने इन्वेस्ट किया, क्योंकि वो टैक्स अगर ज़्यादा कब कलेक्ट कर पाएंगे, जब एरिया का इम्प्रूवमेंट होगा, जब ग्रामीण अर्थव्यवस्था का विकास होगा, तभी तो वो और ज़्यादा टैक्स ले पाएंगे जनता से। अगर जो साधन ही सही नहीं है, एरिया इम्प्रूवमेंट नहीं है, तो वो टैक्स कम ले पाएंगे, टैक्स नहीं ले पाएंगे। तो इसी तरीके से इक़्तिदार क्या करते थे, उस एरिया में इन्वेस्ट भी करते थे और अपने सैनिकों पर भी खर्च करते थे, जिससे कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था का विकास देखने को हमें मिलता है। और अगर सैनिक महत्व के बारे में बात करें तो इससे सैनिक का वित्त पोषण होता था, यानी सैनिकों को सैलरी दी जाती थी, और युद्ध के समय में ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होते थे। सपोज राजा कहीं लड़ाई करने के लिए गया तो इसके पास पहले से सैनिक इसके तैयार रहेंगे, तो इसके सैनिक इसके साथ चले जाएंगे, जिससे कि सुल्तान को जीत हासिल करने में काफ़ी ज़्यादा आसानी होती थी। तो चलिए इसे हम थोड़ा सा और डिटेल में समझ लेते हैं कि जो एकता प्रणाली थे उसके क्या क्या इंपॉर्टेंस थे। हमें अपने एग्जाम में अपने आंसर्स को किस तरह से फ्रेम करना है चेक कर लेते हैं। तो पहला पॉइंट है राजस्व व्यवस्था का कुशल प्रबंधन। इस प्रणाली से सल्तनत को हर एक इलाके से टैक्स आसानी से मिल जाते थे, और उस टैक्स का जो इस्तेमाल था वो सुल्तान सैनिकों के वेतन देने के लिए खर्च करता था और समाज के संचालन के लिए खर्च करता था। नेक्स्ट पॉइंट है ग्रामीण अर्थव्यवस्था का विकास। इक़्तिदार जो टैक्स कलेक्ट करते थे और उस धन का इस्तेमाल किस में करते थे, वो खेती और सिंचाई को बेहतर बनाने के लिए इन्वेस्ट करते थे, जिससे कि उस एरिया का इम्प्रूवमेंट हो पाए और जो किसान है उसकी आमदनी बढ़े, तभी तो वो टैक्स ज़्यादा दे पाएगा। नेक्स्ट है सुल्तान का नियंत्रण। अब टैक्स से जो सुल्तान है उसके खजाने में काफ़ी ज़्यादा वृद्धि होती है, जिससे कि वो पूरे राज्य पर अपना नियंत्रण स्थापित कर पाता है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं इसके सैनिक महत्व के बारे में, थोड़ा सा और डिटेल में समझ लेते हैं। सैनिकों का वित्त पोषण। तो इक़्तिदार को जो टैक्स मिलते थे वो उन पैसों से सैनिकों को वेतन देते थे, उन्हें सैलरी देते थे। युद्ध के समय में मदद। युद्ध में जब सुल्तान को सैनिक सहायता की जरूरत पड़ती थी तो इक़्तिदार अपनी सैनिकों को सुल्तान की सहायता के लिए युद्ध में भेज देते थे। इससे सुल्तान की जो सेना है वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो गई थी। नेक्स्ट है स्थानीय सुरक्षा। हर इलाके में जो सैनिक होंगे, जाहिर सी बात है, तो उस एरिया में जो डिसिप्लिन है वो काफ़ी बेहतर होता है, काफ़ी ज़्यादा मजबूत होता है। तो चलिए हम बात करते हैं एकता प्रणाली के नकारात्मक परिणाम के बारे में। जैसे कि आपको पता है हर एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो चलिए हम बात कर लेते हैं नकारात्मक परिणाम के बारे में। तो इसमें पहला पॉइंट है विद्रोह का खतरा। अब समटाइम्स क्या होता था, ये जो इक़्तिदार थे वो अपने आप को उस एरिया का सुल्तान मानने लगते थे, यानी कि वो कहते थे अब ये एरिया मेरा हो चुका है, तो अब जो सुल्तान है वो मुझ पर नियंत्रण नहीं कर सकता। तो ये कई बार ये जो इक़्तिदार होते थे ये राजा से, यानी जो सुल्तान थे उनसे ही विद्रोह करना स्टार्ट कर देते थे। नेक्स्ट है भ्रष्टाचार। अब ये जो इक़्तिदार को नियुक्त किया जाता था, ये क्या करते थे, जितने भी जो फार्मर्स हैं उनसे जो टैक्स है वो ज़्यादा वसूलते थे, लेकिन सुल्तान तक टैक्स बहुत
कम देते थे, सुल्तान के खजाने में बहुत कम टैक्स देते थे, यानी इस तरीके से ये भ्रष्टाचार करते थे। नेक्स्ट है किसानों का शोषण। अब ये जो इक़्तिदार है ये किसानों से ज़्यादा टैक्स ले रहे हैं, तो जो किसान है वो उनमें असंतोष पनपा, यानी क्या हुआ, जो किसान है वो काफ़ी ज़्यादा क्रोधित हो गए कि वो ज़्यादा टैक्स ले रहे हैं। एंड इसके अलावा सुल्तान का जो नियंत्रण है वो कमज़ोर होना शुरू हो गया, क्योंकि अब जो इक़्तिदार है अलग अलग इलाकों के इक़्तिदार उस एरिया पर अपना कब्जा जमाने लगे। तो इस कंडीशन में जो सुल्तान है उसकी जो पावर है वो कम होती चली गई। तो ये सभी थे उनके नेगेटिव पॉइंट्स। तो चलिए हम बात कर लेते हैं एकता प्रणाली के नकारात्मक परिणामों को थोड़ा सा और डिटेल में समझ लेते हैं कि हमें अपने एग्जाम में किस तरीके से प्रेजेंट करना है। पहला पॉइंट है विद्रोह का खतरा। शक्तिशाली इक़्तिदार कई बार सुल्तान के खिलाफ ही बगावत स्टार्ट कर देते थे, इससे सल्तनत में अस्थिरता आती थी। नेक्स्ट है भ्रष्टाचार। कई इक़्तिदार टैक्स ज़्यादा वसूलते थे किसानों से, लेकिन सरकारी खजाने में वो कम जमा करते थे, यानी जो सुल्तान है उन्हें कम देते थे, जिससे क्या होने लग गया, किसानों पर ज़्यादा बोझ पड़ता था। नेक्स्ट है किसानों का शोषण। अब जब किसानों से टैक्स ज़्यादा ले रहे हैं तो ऐसी कंडीशन में किसानों का शोषण होने लग गया और जो किसानों की आर्थिक स्थिति है वो खराब हो गई। नेक्स्ट है सुल्तान का नियंत्रण कमजोर हुआ। धीरे धीरे सुल्तान का जो नियंत्रण है वो कमजोर होने लगा और इक़्ता के अधिकारी अपनी मर्जी से ही उस एरिया को चलाते थे, यानी कि वो उस इलाके को अपना मानते थे। तो इस तरीके से इसके कुछ नेगेटिव पॉइंट्स हैं। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं सेकंड टाइप के क्वेश्चन के बारे में, जिसमें हमसे पूछा गया है अलग अलग टाइम पीरियड में जो सुल्तान थे उन्होंने इक़्ता प्रणाली का विकास किस किस तरीके से किया और उसमें क्या क्या चेंजेस किए, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं कि हमें अपने आंसर्स को किस तरीके से प्रेजेंट करना है। तो इसका अगर मैं आपको एक कंक्लूजन बताऊं कि किस तरीके से इक़्ता प्रणाली स्टार्ट हुई थी और किस तरीके से एंड हुई थी, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो इसकी जो स्टार्टिंग है वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी, उसके बाद इल्तुतमिश आए, एंड उसके बाद गयासुद्दीन आए, उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी और फिर तुगलक और उसके बाद फिरोज शाह आए। हालांकि इनके बीच में भी काफ़ी सारे थे, लेकिन ये जो सुल्तान थे इन्होंने इसमें काफ़ी ज़्यादा अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो इसमें भी हमें क्या करना है, सबसे पहले एक इंट्रोडक्शन लाइन देनी है कि आखिर इक़्ता प्रणाली होती क्या है। तो इसे मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है, तो मुझे नहीं लगता इसे दोबारा बताने की ज़रूरत है। तो अब हम बात कर लेते हैं इक़्ता प्रणाली के विकास के बारे में। तो देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया था, इसकी स्टार्टिंग किसने की थी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। अब ये क्या करते थे, जो जितने भी जो सुल्तान माफ़ी चाहता हूँ जितने भी जो अधिकारी होते थे, जो कमांडर होते थे, उन्हें पैसे नहीं देते थे, उसके बदले क्या देते थे, उस एरिया का एक भूमि दे देते थे, जिसमें जो अधिकारी होते थे यानी जो इक़्तिदार होते थे उन्हें मुक्ति भी कहा जाता है। यहाँ पर एक और बात जानना है, जो इक़्तिदार कहो या मुक्ति कहो या अधिकारी कहो, इन सभी का मतलब एक है। तो वो क्या करते थे, टैक्स कलेक्ट करते थे उस एरिया से और उसे राजा के खजाने में एक भाग जमा करते थे और बाकी से उस एरिया के इम्प्रूवमेंट का कार्य करते थे, यानी कि इनका क्या काम था, टैक्स वसूलने का काम था। तो चलिए हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट। अब कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद एक नए सुल्तान आए जिनका नाम था इल्तुतमिश। अब इल्तुतमिश ने क्या किया, उन्होंने इस प्रणाली में काफ़ी ज़्यादा सुधार किया, बेहतर व्यवस्था को स्थापित किया। उन्होंने क्या देखा कि जो इक़्तिदार थे वो टैक्स को ज़्यादा वसूल रहे हैं किसानों से, लेकिन हम तक कम पहुँच रहे हैं। तो इसके लिए उन्होंने इक़्तिदारों को भी ऊपर एक निगरानी के लिए काफ़ी सारे अधिकारी को नियुक्त किया, जिससे सशक्त प्रशासनिक ढांचा बना, यानी कि अब वो उन पर नज़र रखते थे। एंड इसके अलावा इन्होंने साफ साफ बता दिया कि तुम उस एरिया के मालिक नहीं हो, मालिक मैं ही हूँ, मैं ही सुल्तान हूँ। और इसके अलावा इल्तुतमिश ने इक़्ता को दो भागों में बांट दिया, खालसा भूमि जिससे सुल्तान के निजी खजाने के लिए रखा गया था, और दूसरा है इक़्ता भूमि, अधिकारियों और सैनिकों को दी गई थी। तो इस तरीके से इन्होंने इसे दो टाइप्स में बांट दिया। तो इनके टाइम में काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट हुआ, जैसे कि आप चेक कर सकते हो। नेक्स्ट अगर हम बात करें गयासुद्दीन के बारे में, तो गयासुद्दीन ने क्या किया, उन्होंने भी सेम इसी तरीके से सशक्त नियंत्रण स्थापित किया और उन्होंने क्या किया, अधिकारियों को सीमित कर दिया, यानी कि वो ज़्यादा इक़्तिदार नहीं बनाते थे, उसको लिमिटेड कर दिया और उन पर भी नज़र रखने लग गए। और गयासुद्दीन ने ज़मीन से इकट्ठा हुए जो टैक्स थे उनका एक हिस्सा सुल्तानी खजाने को देना अनिवार्य बना दिया। नेक्स्ट है अलाउद्दीन खिलजी के अधीन इक़्ता प्रणाली के बारे में बात कर लेते हैं। तो अलाउद्दीन खिलजी ने अधिकारियों पर सशक्त नियंत्रण इन्होंने भी स्थापित किया और इक़्ता प्रणाली को बेहतर बनाने के लिए और पारदर्शी बनाने के लिए किसानों से सीधे संपर्क को बढ़ाया, जिससे कि जो टैक्स है उसमें कोई भी गड़बड़ी ना हो पाए, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया था जो इक़्तिदार थे वो भ्रष्टाचार करने लगे थे। तो इन्होंने क्या किया, अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, उन्होंने किसानों के साथ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट किया, जिससे कि जो टैक्स है उसमें किसी भी तरीके की गड़बड़ी ना हो पाए। तो इनका भी एक अच्छा डिसीजन था। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, इसके बाद आए मोहम्मद बिन तुगलक।
तो मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया, जो एकता प्रणाली है उसको एक्सपेंड किया और भी इलाकों में काफ़ी ज़्यादा इन्होंने इम्प्रूवमेंट किया। एंड इसके अलावा इन्होंने अपने जो क्षेत्र विस्तार है उसको काफ़ी ज़्यादा बढ़ाया और कर को भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ाया। इन्होंने क्या किया, टैक्स बहुत ज़्यादा लेने लग गए। और जब ये टैक्स ज़्यादा लेंगे किसानों से तो किसान एंग्री हो जाएंगे, किसान काफ़ी ज़्यादा क्रोधित हो गए और उन्होंने असंतोष बढ़ गया और भ्रष्टाचार और विरोधी जो भावना है वो काफ़ी ज़्यादा फैल गई थी। तो इनका जो डिसीजन था काफ़ी ज़्यादा रॉन्ग था, क्योंकि इन्होंने टैक्स ज़्यादा किया जिससे जो किसान है वो भड़क गए। नेक्स्ट हम बात कर रहे थे फिरोज शाह के बारे में। अब ये जो फिरोज शाह आए थे इन्होंने क्या किया, टैक्स को दोबारा से कम कर दिया और इन्होंने एक दूसरा चेंज क्या किया, जो इक्तदार थे उनको वंशानुगत कर दिया। वंशानुगत का मतलब है सपोज ये पहले इक्तदार थे, अब इनके बेटे ही इक्तदार बनेंगे और इनके बेटे इक्तदार बनेंगे। इस तरीके से इन्होंने वंशानुगत कर दिया, यानी जनरेशन बेसिस पे कर दिया और कोई दूसरा इक्तदार नहीं बन सकता। तो अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगे तो प्लीज़ 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 इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि वीडियो बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है। आई होप आपको ये वीडियो यूजफुल लगे, तो प्लीज़ शेयर। थैंक यू सो मच।